एलएलबी सेकेंड ईयर के पेपर पीआईएल में आज हम एक नया टॉपिक देखते हैं। वह है कि विधिक सेवा या विधिक सहायता प्राप्त करने की क्या शर्तें हैं। फर्स्ट शर्त हम देखते हैं कि विधिक सेवा उस व्यक्ति को ही मंजूर की जा सकती है जो पात्र व्यक्तियों के विवरण में वर्तमान में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 12 में जो दिया गया है उसमें अगर वह पात्र घोषित है, यानी कि एक्ट की सेक्शन 12 में जो पात्रता दी गई है अगर उस पात्रता को वह कंप्लीट करता है तो उसी व्यक्ति को विधिक सेवा की मंजूरी दी जा सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब अगर विधिक सहायता या विधिक सेवा के लिए आवेदन किया गया है तो वह आवेदन किन आधारों पर नामंजूर किया जा सकता है, यानी मंजूर नहीं किया जाएगा। विधिक सहायता देने के लिए अस्वीकार कब किया जा सकता है, उसके पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि जिसका मामला अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से हो और उसमें उसका समुचित प्रतिनिधित्व हो रहा है, यानी कि जो आवेदक है विधिक सहायता के लिए आवेदन कर रहा है अगर उस वाद में कोई अन्य व्यक्ति भी संयुक्त है और अन्य व्यक्ति द्वारा समुचित प्रतिनिधित्व हो रहा है तो विधिक सेवा देने के लिए न्यायालय मना कर सकता है। 2 नंबर पॉइंट है कि जो कार्रवाई में केवल औपचारिक पक्षकार है, यानी अगर आवेदक उस कार्रवाई में सिर्फ औपचारिक पक्षकार है तो उसे विधिक सहायता देने से मना कर सकते हैं, क्योंकि जब औपचारिक पक्षकार है तो उसे विधिक सहायता की कोई आवश्यकता ही नहीं है, भले ही उसकी तरफ से प्रतिनिधित्व हो न हो उसका बात पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है अगर आवेदक द्वारा कोई आर्थिक अपराध, खाद्य मिश्रण संबंधी अपराध, भ्रष्टाचार, अस्पष्टता संबंधी अपराध, स्त्रियों के संबंध में कोई अपराध, स्त्री या बालकों के साथ क्रूरता या दहेज अपराध संबंधी कोई अपराध किया गया है तो उसे विधिक सहायता मंजूर करने से मना किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है जब समिति की राय में सामाजिक हित में विधिक सहायता देना उचित नहीं है तो जो आवेदक ने विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए एप्लीकेशन दायर की है तो उसे मना किया जा सकता है। यदि आवेदक ने जानबूझकर कोई मिथ्या कथन कहा है और वह कथन इस तरह का है कि वो विधिक सहायता प्रदान करने के निर्णय पर महत्वपूर्ण असर डालता है, तो इस तरह से उस बिंदु पर अगर जानबूझकर मिथ्या कथन किया गया है तो उसके द्वारा दिए गए विधिक सहायता के आवेदन को नामंजूर किया जा सकता है। जिसके द्वारा किए गए किसी करार के कारण किसी अन्य व्यक्ति को हित प्राप्त हो गया हो, यानी कि अगर आवेदक ने ऐसा कोई करार किया है कि उससे किसी अन्य व्यक्ति को हित प्राप्त हो गया है तो न्यायालय यह देखेगा कि जो मुख्य हितकर व्यक्ति है वह आवेदक नहीं है बल्कि अन्य व्यक्ति है तो उसके आवेदन को नामंजूर कर सकता है। नेक्स्ट है जहां प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है, यानी कि जहां तथ्यों को देखने से ही यह मालूम होता है कि कोई मामला ही नहीं है तो न्यायालय विधिक सहायता देने से मना कर सकता है। या फिर मामला इतना तुच्छ है या फिर तंग करने वाला है तो भी न्यायालय सहायता देने से मना करेगा। नेक्स्ट देखते हैं कि आवेदक की इच्छा अनुसार वकील की रजामंदी पर निर्धारित शुल्क पर वकील नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है ये विधिक सहायता की हम शर्तें कर रहे हैं। पहले हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा कि वह व्यक्ति एक्ट की सेक्शन 12 में पात्र होना चाहिए। 2 नंबर पॉइंट में हमने पढ़ा कि कब विधिक सहायता देने से नामंजूर करेंगे, यानी कि मंजूर करने के लिए इस जो 2 नंबर पॉइंट पे हमने ए से एच तक पॉइंट्स पढ़े उसमें से वह व्यक्ति नहीं होना चाहिए। फिर हम 3 नंबर पॉइंट देख रहे हैं कि आवेदक की जो इच्छा अनुसार है वकील की रजामंदी पर निर्धारित शुल्क पर वकील नियुक्त किया जा सकता है। समिति आवेदक के आवेदन पर नियुक्त वकील के स्थान पर अन्य वकील की व्यवस्था भी कर सकती है।
यानी कि यह जरूरी नहीं है कि जो आवेदक ने जिस वकील को इंडिकेट किया है उसी वकील को नियुक्त किया जाए, यह जरूरी नहीं। फोर्थ पॉइंट है कि विधिक सेवा या सहायता कब रद्द की जा सकती है। देखिए पॉइंट नंबर 2 में और 4 में डिफरेंस है कि 2 में तो सहायता देने से ही मना कर दिया जाता है और फोर्थ पॉइंट में सहायता पहले दे दी जाती है, लेकिन जब न्यायालय को लगता है कि अब सहायता नहीं दी जानी चाहिए तो वह सहायता को रद्द कर सकता है। तो कब रद्द कर सकता है? जब विधिक सहायता को स्वप्रेरणा से या कार्रवाई के विरोधी पक्षकार के 7 दिन के लिखित नोटिस पर सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए निम्नलिखित परिस्थितियों में विधिक सहायता रद्द की जा सकती है। तो इसमें है जब आवेदक का आचरण अनुचित हो या फिर आवेदक का आचरण तंग करने वाला हो, तब न्यायालय को लगता है कि जो विधिक सहायता दे दी गई हो अब उसे बंद कर दिया जाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स जो ऊपर 2 लाइनें दी गई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि न्यायालय या तो खुद ही उसे जो समिति है वह खुद ही सहायता देने से मना कर देगी या फिर विरोधी पक्षकार अगर 7 दिन के लिखित नोटिस पर सुनवाई का अवसर देकर इस आवेदन को रद्द करेगी। तो सबसे पहले ये आता है कि ये अनुचित या तंग करने वाला आचरण हुआ आवेदक का। फिर आता है कि प्रमाण पत्र के बाद उसकी आय पात्रता सीमा से अधिक हो गई हो। यानी जो मैंने अभी जस्ट पहले वीडियो में पढ़ाया कि विधिक सहायता का आवेदन क्या होगा, उसमें हमने देखा कि उसे प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि उसकी वार्षिक आय यह है। अगर उस प्रमाण पत्र में जो वार्षिक आय दी गई है उस आय सीमा से अधिक हो गई है अगर प्रमाण पत्र देने के बाद उसकी आय, तो न्यायालय को लगता है कि उसकी सहायता बंद कर दी जानी चाहिए। या फिर उसने विधिक सेवा समिति से नियुक्त वकील से भिन्न कोई अन्य वकील नियुक्त कर लिया है। या फिर समिति किन्हीं कारणों से विधिक सहायता जारी रखना उचित नहीं समझे तो उसकी सहायता को रद्द कर सकता है। जब उक्त प्रकार से समिति ने विधिक सहायता रद्द करने का आदेश दिया हो तो ऐसे आदेश के विरुद्ध हाईकोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति को अपील की जा सकती है। यानी कि जो मैंने आपको फोर्थ पॉइंट पढ़ाया कि आवेदन कब जब सहायता जो कि पहले मंजूर की गई थी वह रद्द कर दी जाती है तो उसके विरुद्ध क्या उपाय है? उसके विरुद्ध उपाय है कि वह आवेदक उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति में इसके विरुद्ध अपील दायर कर सकता है। इस तरह से विधिक सहायता की क्या शर्तें हैं ये हमने आज पढ़ा। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, ये ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।